नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा विशेष के खास कार्यक्रम में। बात करते हैं सबसे पहले बजट सत्र की। बजट सत्र को लेकर सोमवार को हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में सत्र की अवधि और सत्र के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में बजट पेश होने की तारीख में बदलाव किया गया है। अब मुख्यमंत्री 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक 7 मार्च को बजट पेश होना था, वहीं बजट सत्र 2 मार्च से 22 मार्च 2022 तक चलेगा। बैठक खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर मंथन हुआ। अब 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। बजट सत्र में पर्याप्त समय रखा गया है। बैठक में फैसला किया गया है कि 73 विधायकों और मंत्रियों को किसी न किसी कमेटी में रखा जाए। विधायकों और मंत्रियों से लिखित सुझाव मांगे गए हैं। प्रारंभ करने की तिथि जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। राज्यपाल महोदय का उस दिन अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा। और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4, उसके बाद 7 ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके बाद 14 तारीख तक अर्थात 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन कमेटियों के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं, एडॉक कमेटीज़, जो इस बजट के ऊपर सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे और अपने कुछ सुझाव देंगे। ये पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे पार्लियामेंट में ये होता है, विधानसभा में पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि सभी विधायक किसी न किसी कमेटी में बैठ करके अपने अपने सेक्टर के हिसाब से वो अपने कुछ सुझाव देंगे। उन सुझाव के ऊपर भी विधानसभा में रखे जाएंगे, चर्चा होगी। जो सुझाव मानने लायक होगा ज़रूर उसमें माना जाएगा और उसमें विषय इतना ही रखा जाएगा कि जो एस्टिमेट्स हैं उसका जो कुल एस्टिमेट जिस सेक्टर का बनाया गया है वो सारे सुझाव उसके अंदर ही होने चाहिए। उसमें हेड्स के अंदर कम ज़्यादा करने का सुझाव वो दे सकते हैं, किसी में कम करना है, किसी में ज़्यादा करना है। टोटल बजट के जो आंकड़े हैं वो वही रहेंगे। और इसके बाद 17, 15, 16, 17 3 दिन नहीं, 14, 15, 16 3 दिन चर्चा होगी बजट के ऊपर। और इसके बाद 18, 19 ये छुट्टी रहेगी, 20 भी छुट्टी रहेगी। 21 और 21 तारीख को चर्चा का एक प्रकार से समापन होगा। 22 तारीख को जो विधायी कार्य होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास होगा। तो 22 तारीख तक ये बजट सत्र समाप्त होगा। क्योंकि बीएससी की रिकमेंडेशंस सत्र में रखी जाती हैं विधानसभा में, और विधानसभा में कोई सुझाव इस प्रकार का आए, कहीं लगता है कहीं सदस्यों को कि कोई समय कम है, तो उसके हिसाब से स्पीकर साहब प्रपोजल रखते हैं और विधानसभा में उसका प्रदान किया जा सकता है। लेकिन हमने सारी चर्चा करने के बाद ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई अब शेष बचेगा समय, यानी कोई गुंजाइश, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं। उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय रख सकते हैं। सुझाव के नाते से हमने कई इस बार प्रकार अडॉप्ट किए हैं, जिसमें लिखित सुझाव मांगे हैं विधायकों से, सांसदों से। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो जिसको कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कुछ की बैठकें प्रत्यक्ष हुई हैं और कुछ हमने ऑनलाइन भी सिटिंग्स की हैं। कुल मिलाकर के 8 सिटिंग्स में और लगभग 450 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई है और सब ने अपने सुझाव दिए हैं। उस सुझाव को हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी नोट किया है और विभागों ने भी नोट किया है। वो विभाग भी अपने अपने रिकमेंडेशन के साथ उन सुझाव को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो समय बचा है 7 तारीख तक का, इस 7 तारीख तक उस बजट में अधिकतम सुझाव उनको कोशिश करें। तो चलिए यहाँ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विधानसभा के बजट सत्र का पूरा शेड्यूल क्या है। सबसे पहले 2 मार्च से 22 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। वहीं 2, 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा करेंगे।
इसी के साथ दूसरे शेड्यूल की बात करें तो 8 मार्च को बजट पेश होगा। सबसे महत्वपूर्ण दिन जिस दिन बजट पेश होने वाला है वो दिन है 8 मार्च का दिन तय किया गया है। बजट पढ़ने के लिए 6 दिन का समय मिलेगा। यहाँ सबसे खास बात यह है कि जो समय सीमा है वो काफी ज्यादा है। बजट पढ़ने के लिए 6 दिन का समय मिलेगा। 8 मार्च के बाद 14 मार्च को सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की कार्यवाही जो कि 14 मार्च को होगी। 8 मार्च को बजट पेश होगा और 14 मार्च को सदन की कार्यवाही होगी। 14, 15 और 16 मार्च को बजट पर चर्चा की जाएगी। 8 मार्च को बजट पेश होगा और 14, 15 और 16 मार्च को बजट पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 14 मार्च से ही सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। तो वहीं विधानसभा बजट सत्र को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं। बीएमबी का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप बीएमबी मेंबरशिप का है। फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं, हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दिए है, कॉलिंग अटेंशन दिए है, 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। 2 तारीख को 11 बजे है। नहीं, शेड्यूल में ये कहा है ना, मेरा ये कहा है भाई जरूरत पड़ने पे और बढ़ाएंगे, हाउस से सर, बजट के बाद जो अब कितने दिन की जो अवकाश है वो बजट को मतलब पढ़ने के लिए रहेगा सभी मेंबर्स के पास? बताया ना, 8 तारीख को बजट होगा और फिर डिस्कशन 14 तारीख से होगी। चरखी दादरी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाढ़ड़ा उपमंडल के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने जो पसीना बहाया है और जो फसलें ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं, उनके नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बीमा क्लेम की कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसमें 2-2 किसान शामिल होंगे। फसल बीमा आपत्तियों को तुरंत निपटारा किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र में कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां 13 मार्च को कुरुक्षेत्र में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के संबंध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक चौधरी मेवा सिंह के अतिरिक्त बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार को जनविरोधी सरकार कहा। इनेलो नेता अभय चौटाला नारायणगढ़ पहुंचे, हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। तो वहीं अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सत्ता में है। बीजेपी और जेजेपी से नफरत करते हैं लोग। जेजेपी से ज्यादा नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि जेजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया है। ये चुनाव के समय चौधरी देवी लाल जी की नीतियों का बखान करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। आज बीजेपी और जेजेपी जो सत्ता में है, उनसे तो लोग नफरत करते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। आज बीजेपी जेजेपी के पक्ष में कोई नहीं है और जेजेपी वालों से तो खास करके इसलिए लोग ज्यादा नफरत करते हैं कि उन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न केवल धोखा किया बल्कि बहुत बड़ा विश्वासघात किया। ये लोग तो चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल की नीतियों का बखान किया करते थे। ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को प्रदेश में लागू कराएंगे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। कहा था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो बुजुर्ग को मान सम्मान की पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए शुरू करी है उसको 5100 रुपए कर देंगे।
5100 पेंशन देना तो बहुत दूर की बात है, अब तो पेंशन कटनी शुरू होगी। चरखी दादरी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने दादरी के बाढ़ड़ा क्षेत्र के ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द इस पर संज्ञान लेकर स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। किरण चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे को वो विधानसभा में भी उठाएंगी। मांग करूंगी कि स्पेशल गिरदावरी तुरंत करी जाए और गिरदावरी के साथ साथ जो है ये मुआवजा दिया जाए। जैसे कम से कम ये इसका जो सरसों की फसल है तो कम से कम उसको 70,000 रुपए प्रति एकड़ हो, उसकी लागत लुगत लगा के मेरे ख्याल में इतना हो जाता है। और मुझे किसान भाइयों ने ये बताया कि यहाँ पे हमारे 5-7 मेरे ख्याल में 10-15 गाँव हैं जो ये मूली के बीज उगाते हैं और ये बीज भी मेरे ख्याल में 10-12 हज़ार रुपए जो है प्रति क्विंटल जो है ये बिकता है। पर मुझे हैरानगी है जो किसान भाई बता रहे हैं कि इनको इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता और इसको जो है सब्जी के अंदर शामिल कर दिया गया है और इसको इसके अंदर इसको फसल में नहीं माना जाता। तो ये भी विधानसभा में जोर शोर से उठाऊंगी मैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र की सीमा घटाने या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार जिस तरह से 10 साल और 15 साल की पुरानी गाड़ियों को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है वो गलत है। एनसीआर क्षेत्र में करीब 4 लाख ट्रैक्टर हैं जो कानून से प्रभावित होंगे। सरकार को वाहनों को बंद करने की बजाय इनके इंजन में फेरबदल करना चाहिए ताकि लोगों को कम नुकसान हो। किसान को और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देना चाहिए, पॉलिसी में चेंज होना चाहिए। एनसीआर की सीमाओं में चेंज करने से कुछ नहीं बदलने वाला, बदलेगा तो पॉलिसी चेंज। जैसे एक सुझाव आया माननीय रघुवीर संधू जी ने दिया कि व्हीकल्स के इंजन्स बदलने की सुविधा दे दी जाए कि BS स्टैंडर्ड 6 जो इंजन है उससे कंप्लाई करते हैं, क्योंकि ये केवल किसानों की नहीं, ट्रांसपोर्टर्स, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, सबकी समस्या है। सबके पास ये व्हीकल है। 4 लाख तो ट्रैक्टर ही है एनसीआर में जो इस सीमा से बेकार हो जाएंगे। तो उसके बारे में, उनकी कंपनसेशन के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी चेंज के बारे में, उनकी पॉलिसी चेंज के बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। भिवानी के देवसर गांव में बन रहा अखंड भारत माता का मंदिर में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल बगलामुखी यज्ञ की पूर्णाहुति में भी शामिल हुए। उन्होंने निर्माणाधीन भारत माता मंदिर के लिए 21 लाख रुपए का दान किया। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि इसमें अपना सहयोग करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अखंड भारत का मंदिर होना ही चाहिए। वहीं भारत माता मंदिर के महंत ने बताया कि सब लोगों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए ताकि भारत माता का मंदिर बनकर तैयार हो जाए। करनाल में नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे। 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में किसान पुराने ट्रैक्टर लेकर जिला सचिवालय पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध शुरू हो गया है। सरकार द्वारा जिस तरह से नियम बनाया गया है कि 10 से और 15 साल पुराने वाहन अब प्रतिबंधित किए जाएंगे, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये वो ट्रैक्टर है, करीब 65 साल पुराना ये ट्रैक्टर बताया जा रहा है, जिसको लेकर आज ये विरोध जताया जा रहा है नए मोटर व्हीकल एक्ट का। और अब ये चल रहा है, दावा है कि सरकार का ये फरमान ऐसे लाखों व्हीकल पर भारी पड़ेगा जो अभी भी काम कर रहे हैं। सीधे लोगों से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि किस तरह से विरोध आज रहेगा और क्या असर, क्या संदेश इस विरोध के माध्यम से वो देना चाहेंगे। जी, क्या है आज का विरोध?
विरोध यही जगाने का है, 10 साल पुराना जो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये 55 साल का ट्रैक्टर है, A1 है, एक किक में स्टार्ट हो जाता है। तो 10-10 साल का जो लेकर के ये तगलुकी फरमान दिया है, ये इस सरकार को वापस लेना चाहिए। इससे जो पूंजीपति है, उनके कारखाने हैं, वो तो उनमें तो पूंजीपति वो तो बढ़ जाएंगे, जो आम आदमी है वो पूरी तरह से पीस जाएगा। मैं गरोंडा का रहने वाला हूँ, गरोंडा NCR में आ गया, करनाल आई है, NCR में नहीं आया। तो हमारे ऊपर ये प्रॉपर्टी के दाम गिर जाएंगे और जितनी गाड़ियाँ हैं, सभी की गाड़ियाँ, कोई 2000, किसी का 11 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, कोई आग लगा रहा है, कोई गाड़ी को तोड़ रहा है। तो ये जो कानून आया है, ये सरासर गलत है। ये तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। तो बिल्कुल देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर के जरिए विरोध जताया जा रहा है। बात करेंगे अपने बेटे की तरफ, अपने बेटे की तरफ। क्या है विरोध का कारण ये है, जो सरकार ने 1 अप्रैल से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बंद करने का तुगलकी फरमान सुनाया है, उसके खिलाफ आज का प्रदर्शन है। ये देखो, ये ट्रैक्टर है 54 साल पुराना और आज भी ये काम दे रहा है। किसानों की हालत ऐसी नहीं है कि वो ट्रैक्टर अपने निकाल के और नए ट्रैक्टर ले सके। हम लोग बड़ी मुश्किल से इनसे काम चला रहे हैं और सरकार कह रही है भाई 10 साल बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। 7-8 साल तक तो हम इनकी किस्तें भरते हैं और उसके बाद 2 साल बाद ये स्क्रैप हो जाएगा, तो किसान कहाँ जाएगा। और जो गाड़ियों की बात है, गाड़ियों के भी 6 से 7 साल की EMI होती है, उसके बाद 2 साल बाद वो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। लोग नई गाड़ियाँ कैसे ले पाएंगे, पहले ही महंगाई ने कमर। तो बिल्कुल देखिए, विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है, उसकी एक मुखालफत यहाँ पर है। सड़कों पर उतरे हैं ट्रैक्टर लगातार। देखिए, मैं जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट करनाल से। हमारे ट्रक जो कि बहुत बढ़िया कंडीशन में है, पहले तो इन्होंने NCR में बंद करे, अब ये सारे पूरे हरियाणा में बंद कर रहे हैं। हरियाणा की भी कोई बात नहीं, जो पुराना 10 साल पुराना ट्रक है, चाहे वो पंजाब का, चाहे दिल्ली का है, चाहे राजस्थान UP का है, वो भी हमारे हरियाणा में नहीं घुसेगा। जब ये इतने ट्रक 70% ट्रक नहीं घुसेंगे, ना बंद हो जाएंगे, तो काम कौन करेगा। हरियाणा के अंदर पुराने ट्रक ही जो है वो रैंक का काम, शैलर का काम, वैगन मंडी का काम करते थे, लेकिन जब ये ट्रक ही बंद हो जाएंगे तो काम कौन करेगा, कौन लाएगा इतने। तो बिल्कुल देखिए, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नया मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आई है सरकार, उससे लाखों वाहन जो है कंडम होंगे। इससे 2 तरफा नुकसान होगा। एक तो कि जो वाहनों की कीमत है वो घटेगी, वहीं दूसरी तरफ जो वाहन अब काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस करने में बड़ी भारी दिक्कत होगी। ऐसे में विरोध जता दिया गया है कि वो इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं होने देंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। यूक्रेन मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्हाट्सएप पर 700 लोगों से संपर्क में है। यूक्रेन में अभी तक 4 फ्लाइटें आ चुकी हैं, जो भी संभव होगा नागरिकों को सुविधा देंगे। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों से भी लगातार संपर्क में हैं। हमको मिले, क्योंकि हमारा जो सीधा वहाँ के लोगों से जो सीधा कुछ लिस्ट है या कोई जानकारी ऐसी नहीं कि कितने लोग हैं, कौन कौन वहाँ गए हैं। हमने अपनी ओर से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, उसमें लगभग 700 के आसपास जो संदेश हमको मिले हैं, उन 700 लोगों से हमारा संपर्क बना हुआ है। 91 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। अभी दोपहर के फ्लाइट आज और आनी थी, उसमें भी कुछ लोग आए होंगे। हम जो हमारे संपर्क में, उनसे हम सीधा संपर्क रखे हुए। MEA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा सबकी एक प्रकार से चिंता की जा रही है कि कहाँ फ़्लाइट्स को भेज करके उन लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन में तो फ़्लाइट्स ले जाना अब संभव नहीं है। तो जो वहाँ से निकल करके दूसरे आसपास के देशों में जा रहे हैं लोग, वहाँ से हम लोग जो है ला रहे हैं। अभी तक 4 फ्लाइट्स पहले आ चुकी हैं, 5वीं फ्लाइट आज अभी दोपहर तक आने वाली है। तो हरियाणा विशेष में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।